हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट चल रही है दूसरा सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक मार्क का संबंध है। तो एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। किससे है? गुणवत्ता से है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य स्रोत है, पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी किसके द्वारा? भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क में मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित कराने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। ठीक है, आर्सेनिक की अधिकता के कारण क्या होता है? ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इस अधिनियम में अवैध शिकार तथा व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने तथा दंड का प्रावधान है। ठीक है, यह कब पारित किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। और अधिनियम में अवैध शिकार और एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिकस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज को शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले कैसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 और 60 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है। तो पोषक पदार्थ दही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा USSR। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य जो रूस है हमारा, उससे लिया गया है। सोवियत रूस, जिसका औपचारिक नाम है सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय 11 है। कितनी है? 11 है, और प्रत्येक नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा
उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण यह एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो 1973 में। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। यह उन राज्यों की सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं। भारत में अभी तक 49 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? भारत में अभी तक 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां है। ओरेंग टाइगर रिजर्व जो है 49वां है, जो असम में स्थित है, ओरेंग टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो ये प्रश्न है हमारा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फूलों की घाटी भारत का राष्ट्रीय उद्यान है और जो उत्तराखंड के चमोली जिले में के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 206। एक वयस्क मानव में जो है अस्थियों की संख्या होती है 206 होती है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जबकि शिशु अवस्था में ये 300 अस्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 300 अस्थियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वयस्क में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के जरिए पर्यावरण संरक्षण करना, ठीक है, एवं विकास को प्रोत्साहित प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। और ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। तो इसका सही उत्तर जल और NADP का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसमें पूछा है क्या सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यह सत्य नहीं है। ये एक स्वच्छ ईंधन है, यह सत्य है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह भी सत्य है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह भी सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। LPG इसका फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मार्केप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। ठीक है, LPG गैस उच्चतम ऊष्मीय मान का रखता है। ठीक है, यह नीले ज्वाला के साथ जलता है और यह सबसे गर्म भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वह चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। आगे हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मकर रेखा। मकर रेखा है, तो मकर रेखा जो आपका है 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश जो दक्षिण है वह मकर रेखा है। देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 होगा, ये 2 होगा। 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण के 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तर का जो 23.5 अक्षांश होगा उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा से। और जो दक्षिण में होगा वह 23.5 अंश वो मकर रेखा होगा। ठीक है,
और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान में यानी 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। या 3 अप्रैल 1946 का गठन किया गया था। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।